है ना। तो आज मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेट चल नहीं रहा है, तो थोड़ा स्लो रहेगा। ठीक है। और ये फिर पुराने सिस्टम में बैठे तो थोड़ा सा पेन फिर फैले वालेगा थोड़ा, है ना। तो आज अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, जैसे पॉइंट चार्ज के बारे में तो हम लोग कल पढ़े थे, है ना। हेलो। यस हाँ सर। सर। आवाज क्लियर है? तुम लोग का आवाज थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेना। ठीक है, क्योंकि स्पीकर मेरा आज दूर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाँ सर। डिस्ट्रीब्यूट, तो इसमें होता है कि पॉइंट चार्ज के कारण तो हम लोग पढ़े, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में होता है जैसे मान लो कि कोई ये एक ऐसा रॉड है ना, एक बड़ा सा हमारे पास ऐसा रॉड है, इसका लेंथ एल है और इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है टोटल। ठीक है। इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट द टोटल चार्ज बी कैपिटल क्यू, इतना चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। और यहां से ये जो डिस्टेंस है, अरे ये कौन लिखता रे? अरे बोर्ड पे कौन लिखता है? ये बोर्ड पे लिखो नहीं स्क्रीन पे, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सो यहां से अगर इस रॉड से एक्स डिस्टेंस या ए डिस्टेंस दूर, यहां से ए डिस्टेंस दूर अगर हम एक पॉइंट पी ले लें और तुमसे बोले व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट पी, मतलब पी पॉइंट पे फील्ड क्या हो, तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है अब फील्ड हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, पी पॉइंट पे सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज रखेंगे, कितना, 1 कूलम। ठीक है। अब ये रॉड पे जो चार्ज है एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है। अब एक जगह तो पॉइंट चार्ज है नहीं, हम अगर ऐसा बोल दे कि 1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा, इसको ऐसा हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इस रॉड का। ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट लिए जो यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है, मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस x है। ठीक है। और इसका लेंथ कितना है, dx। ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो एलिमेंट हमने लिया, इसके ऊपर चार्ज कैसे लिखते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि अगर L लेंथ था तो चार्ज कितना था, Q। इस पूरे रॉड पे अगर देखें तो चार्ज Q है और लेंथ कितना L, L चार्ज Q था, तो 1 मीटर लेंथ पे चार्ज क्या हो जाएगा, इट इज Q बाई L। ठीक है। तो dx लेंथ पे चार्ज क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q बाई L इंटू। ठीक है। तो ये हमारा जो ये छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, ये छोटे से एलिमेंट पे चार्ज होगा dq, और ये dq हो जाएगा q बाई एल इंटू dx। ठीक है। तो ये हमारा चार्ज हो गया। अब ये जो dq कूलम चार्ज यहाँ पे है, ये जो इस पे इस 1 कूलम पे फोर्स लगाएगा, वो फोर्स लिख लेते हैं। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है। क्योंकि 1 कूलम पे फोर्स है, तो यहाँ पर जो फील्ड बनेगा इस dq कूलम के कारण वो होगा de, और de जो होगा, de एट पॉइंट P जो होगा, वो d एट पॉइंट P जो होगा दैट इज इक्वल टू, d एट पॉइंट P जो होगा दैट इज इक्वल टू k dq बाई, ये दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा dq बाई x स्क्वायर। ठीक है। सो d का वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे तो ये d एट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। दैट इज k dq का मतलब होता है, ये dq का वैल्यू हमने यहाँ लिख रखा है, तो ये यहाँ पे रख देते हैं dq का वैल्यू, तो ये हो जाएगा k dq मतलब q बाई एल इंटू डी, हो जाएगा l इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो हमने एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट को अगर देखें तो हर छोटे से एलिमेंट के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। कहीं पर भी हम एलिमेंट लें इस रॉड पे, हर एलिमेंट के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब क्योंकि फील्ड भी एक्चुअली फोर्स ही है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर चार्ज के कारण, हर छोटे से एलिमेंट के कारण फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। तो पूरा फील्ड निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और x का लिमिट, जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो कहां से कहां तक होगा, स्टार्ट होगा a से और फाइनली कहां तक जाएगा, a प्लस एल तक। तो ये हो जाएगा a से a प्लस एल। ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ d एट पॉइंट p इज d, इंटीग्रेशन ऑफ d हमारा हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p, और ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू k q बाई एल,
और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx क्या होता है? इट इज -1/x। ये पता है कि ये हमको बताना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x², ये पता है तुमको? हाँ सर पता है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² 1/x लिख देते हैं और ये हो जाएगा a to a + l। तो यहां से आ जाएगा फील्ड एट पॉइंट P जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू kq/l इंटू ये हो जाएगा 1/a, हम माइनस भी लगा दिए इसमें, a + l। ठीक है, ये हो जाएगा और फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा। और अगर इसको तुम रीअरेंज करो तो फील्ड एट पॉइंट P जो आ जाएगा वो हम लिख के बताते हैं। फील्ड एट पॉइंट P जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू kq/l और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू a + l और ऊपर में आ जाएगा a + l माइनस a। ठीक है, तो a और a कट गया और ये l और ये l भी, क्योंकि a और a कट गया तो ये वाला l और ये वाला l भी कट जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू kq/a इंटू a + l। ये जस्ट लाइक ग्रेविटेशन का क्वेश्चन होता है रॉड वाला, उसी जैसा है। सो दिस इज द फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रॉड। ठीक है, इस रॉड का लेंथ फाइनाइट है, इस रॉड का लेंथ L था और टोटल चार्ज Q। ये समझ में आ गया क्या फील्ड एट पॉइंट P? हाँ सर। है ना। अब इसी तरह से दूसरा जो है, दूसरा पार्ट, ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो ये लिख लिए ना, तुम लोग लिखना है और देर रुके या आगे बढ़े? सर लिखना है, आगे बढ़े? सर लिखना है 2 मिनट। लिखना है, आगे बढ़ना होगा तो बोल देना। हाँ सर। ऐसे हम इसको रिकॉर्ड करके तुम लोगों को भेज भी देते हैं, तो जहां जरूरत होगा वहां पे रोक रोक करके देख लेना। ठीक है, ठीक है सर। सर हो गया। सो अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का, कि जैसे मान लो ये हमारा एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहां पर एक ऐसा, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ये परफेक्ट बना नहीं, मान लेना परफेक्ट ही। ये एक सेमी सर्कुलर ऐसा रिंग है। ठीक है, इस रिंग का रेडियस r है और सेंटर ओरिजिन पे, और इसके है ना, ये ओरिजिन पे सेंटर है इसका, और इसके ऊपर चार्ज भरा हुआ। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर रिंग पे चार्ज भरा हुआ है। मान लेते हैं टोटल चार्ज जो इसके ऊपर है, मान लेते हैं चार्ज डेंसिटी या चार्ज ही मान लेते हैं, टोटल चार्ज जो है Q है। इस रॉड के, इस सेमी सर्कुलर आर्क पे टोटल चार्ज Q है। हमें बताना है कि व्हाट इज द फील्ड एट O। O पॉइंट पे फील्ड क्या हो? फील्ड एट O। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम वैसे ही शुरू करेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे कहीं पे, मान लो एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया यहाँ पे, जो कि थीटा एंगल पे सिचुएटेड है। ये एंगल थीटा है। ठीक है, और ये छोटा सा आर्क लिए, ये एंगल क्या हो गया, डी थीटा। तो ये जो हमारा लेंथ होगा ये ds, ये जो ds होगा ये ds क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, ये जो ds होगा, ये छोटा सा लेंथ जो होगा आर्क का, वो होगा आर डी थीटा। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज क्या लिखे, तो हमें पता है कि अगर लेंथ टोटल पाई आर था, ये पूरा सरकमफेरेंस कितना था इसका, सेमी सर्कुलर आर्क का पाई आर है ना, 2 पाई आर होता है उसका आधा पाई आर। तो चार्ज कितना था, Q। 1 मीटर पे चार्ज कितना होगा, Q/पाई आर। ठीक है, तो ds लेंथ पे चार्ज कितना होगा, dq, दैट इज इक्वल टू Q/पाई आर इंटू, इधर लिख देते हैं तो लिखे नहीं रहा, Q/पाई आर इंटू ds। ds मतलब r
डी थीटा। ये आर और ये आर क्या होगा, कट जाएगा, ये बच जाएगा दैट इज इक्वल टू क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा। ये चार्ज हो जाएगा डी क्यू का वैल्यू, ये जो छोटा सा आर्क है इसके ऊपर चार्ज हो गया डी क्यू। अब इस चार्ज के कारण, इस डी क्यू चार्ज के कारण, यहाँ पर जो चार्ज है ये डी क्यू है, इस डी क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर जो फील्ड बनेगा वो डी कुछ ऐसा बनेगा, डी, ठीक है। तो D का वैल्यू हो जाएगा DE दैट इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा K बाई आर स्क्वायर, और DQ का मतलब कितना है, DQ का मतलब है हमारा Q बाई पाई इंटू डी थीटा, ठीक है। तो DQ का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, इट इज Q बाई पाई इंटू डी थीटा, ठीक है। सो ये हमारा D हो गया। अब इस D का, अब एक्चुअली डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, समझ गया, अलग होगा, हाँ। फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा, इसीलिए क्योंकि फील्ड भी एक्चुअली क्या है, फोर्स ही है, तो इसमें हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो D का दो कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल, इसको हम बोलेंगे dx, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोलेंगे dx, और एक कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल, इसको बोलेंगे dey, ठीक है। सो dx यहां से लिख लेते हैं, तो dex जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा de इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो और dy जो होगा, dx इतना हो जाएगा, और dy जो हमारा होगा, dy इज de साइन थीटा। ये dx और dy हो गया, पहले हम dx निकाल लेते हैं। सो dx का वैल्यू हो जाएगा d मतलब हो गया k, ये जो d है ये d का वैल्यू यहाँ हम रख रहे हैं, तो d का वैल्यू हो जाएगा k q बाई पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, ये dx हो गया। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, और ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेट होगा -90 से +90 तक, क्योंकि हमने थीटा एक्स एक्सिस से लिया है, तो जब यहाँ से इधर जाएंगे तो ये +90 होगा, और इधर जाएंगे तो -90 होगा। सो लिमिट ऑफ थीटा इज -90 टू +90। तो EX जो हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा KQ बाई पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज साइन फ्रॉम -90 टू +90 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ लिमिट पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2। सो EX हमारा हो जाएगा, ये 2 कैसे आएगा ये समझ गए ना, इट इज 2KQ बाई पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से फील्ड अलोंग वाई एक्सिस जब हम जोड़ेंगे, ये जब वाई एक्सिस dy को जब इंटीग्रेट करेंगे, तो dy का इंटीग्रेशन जो हमारा आएगा एक्चुअली 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन cos 90 हो cos थीटा होगा, और cos थीटा जब 90 पुट करेंगे तब भी 0, और -90 पुट करेंगे तब भी 0। मतलब ये हुआ कि फील्ड एट O इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस, ये फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगा, समझ गया, ठीक है। सो ये सेमी सर्कुलर रिंग का जो फील्ड होता है O पॉइंट पे, वो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, मतलब सेंटर से अवे इस डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इस तरफ हो जाता, ठीक है। अब इसी को अगर ऐसा कर दे कि इस पे चार्ज ना दे करके अगर दिया होता, मान लो कि इसके ऊपर चार्ज ना दे करके दिया होता कि कूलम पर मीटर चार्ज है, तब हम क्या करते कि अगर इस रिंग पे, सेमी सर्कुलर रिंग पे दिया होता कि लेमडा कूलम पर मीटर चार्ज है, तो उस केस में हम Q का वैल्यू क्या लिखते, Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू पाई आर, और उस केस में ये Q का वैल्यू यहाँ पे रख देते, तो फील्ड एट O आ जाता, दैट इज 2KQ, Q मतलब लेमडा इंटू पाई आर, क्योंकि कई बार लेमडा दिया रहता है, चार्ज ना दे करके चार्ज पर यूनिट लेंथ दे देते, और ये हो जाता पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई पाई कट जाता और एक आर कट जाता, ये आ जाएगा 2K लेमडा बाई आर, ये हमारा
आंसर हो जाएगा। दिस इज द फील्ड एट ओ। अगर चार्ज दिया हुआ है तो फील्ड एट हो जाएगा 2k/πr², और अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ, तो फील्ड हो जाएगा 2k/λ/r। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। समझ गए? सर डाउट है। हाँ बोलो। सर 90 तक, सर इंटीग्रेट 90 तक करना पड़ेगा 180 तक? ये 0 से 180? हाँ नहीं तो लिमिट देखो, हम थीटा कहाँ से लिए हैं? यहाँ से लिए ना, एक्स एक्सिस से लिए। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो थीटा 0 से स्टार्ट होकर 90 तक जाएगा ना, जहां से हम शुरू किए वो तो एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हम यहाँ से लेते तब ना थीटा 0 से 90 लेते। नहीं समझ में? अगर हम, चलो हम नीचे करके एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये हमारा सेमी सर्कुलर रिंग था, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर रिंग था। अगर हम थीटा, मान लो कि हम एलिमेंट जो लिए उसका थीटा हम अगर यहां से मेजर कर रहे हैं, मान लो यहां से मेजर कर रहे हैं, तो थीटा कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा। पहले यहाँ पे रहेगा 0, यहाँ पे थीटा कितना है? बहुत कम है, 0 से बढ़ते 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 कहां तक जाएंगे? 90 तक। तो ये हो गया 0 से 90। बट ये इधर इस डायरेक्शन में अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? -90। तो ये -90 कहलाएगा और ये +90 कहलाएगा। बट यही चीज अगर मान लो हम थीटा कुछ ऐसा लिए होते, भाई ये हमारा आर्क था और थीटा हम यहां से मेजर करते, मान लो y एक्सिस से मेजर करते, तो y एक्सिस से मेजर करते तो थीटा स्टार्ट कहां से होता है? यहां से शुरू करते हैं, और ये यहां से 0 से स्टार्ट होकर के बढ़ते बढ़ते 180 तक जाता। बात समझ में? क्योंकि जब हम x एक्सिस से लेंगे तो +90 और -90 लेना पड़ा, और अगर y एक्सिस से लेंगे, अगर इधर से मान लो ले रहे हैं, तो ये 0 से शुरू होके इधर 180 तक जाए। समझ में आया क्या? हाँ है ना, जहां से स्टार्ट करेंगे उसके हिसाब से सोचना। ठीक है, तो ये तो हो गया, क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ सर। अरे बाद में लिखना। शाश्वत को आवाज ही नहीं जा रहा। सर आ गई, अब आ गई। ठीक, पहले नहीं आ रही थी, अब आ गई। है अगला क्वेश्चन है, ये सेमी सर्कुलर तक पहुंच गया। क्या? हेलो, अब अगला कहानी देखो कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज भरा हुआ, एक पतला सा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, बहुत थिन है, बहुत मोटा नहीं है। इट इज अ वेरी थिन वायर जिसके ऊपर चार्ज भरा हुआ है ना, चार्ज पड़ा हुआ है, एंड चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब नीचे भी जाता है और यहाँ से ऊपर भी चला जाता है, और इसके ऊपर चार्ज है लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, अब यहां से अगर तुमसे बोले कि इस वायर से ए डिस्टेंस दूर, यहां से वायर से ए डिस्टेंस दूर, ठीक है, इस पॉइंट पे वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या है? ए। ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी ए। तुमसे बोले कि पी पॉइंट पे फील्ड क्या हो, व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट पी? तो क्या करोगे कि सबसे पहले यहाँ पी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रख देंगे। जब भी फील्ड निकालना हो तो 1 कूलम चार्ज रख के सोचना होता है। ठीक है, अब मतलब फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये तीसरा क्वेश्चन है अपना, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, तो इसमें फिर से, क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, तो इसमें फिर से एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट लिए जो कि यहाँ से कितना डिस्टेंस ऊपर सिचुएटेड है, यहाँ से मान लेते हैं ये डिस्टेंस y है, और ये छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना है, मान लेते हैं ये लेंथ है dy। ठीक है, तो अगर इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ हमारा dy है तो हम इस पे चार्ज लिखेंगे कितना, dq मतलब इस एलिमेंट पे चार्ज हो जाएगा, और ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्ब्डा इनटू dy। ठीक है, ये dq हो गया। अब इस dq, ये जो dq है यहाँ पे, इस dq के कारण इस p पॉइंट पे जो फील्ड बनेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं r, तो यहाँ पर जो फील्ड बनेगा इस चार्ज के कारण, पूरे रॉड के कारण नहीं सोचना,
इस छोटे से चार्ज जो dq हमने लिया इसके कारण फील्ड देगा। तो इसके कारण जो फील्ड यहाँ पे आएगा वो फील्ड हो जाएगा dE, और हमारा जो फील्ड का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे dE दैट इज इक्वल टू k dq बाई r स्क्वायर। ये ठीक है, ठीक है, k dq बाई r स्क्वायर, ये q1 q2 बाई r स्क्वायर, बट यहाँ पे हमने कितना कूलम चार्ज रख रखा है 1 कूलम। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे जो फील्ड बनेगा वो DE बनेगा, और DE का वैल्यू होगा k dq बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। अब हर एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा, हर एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग होगा। तो यहाँ से पे फिर से हमें फील्ड को जोड़ना पड़ेगा बाय टेकिंग द कंपोनेंट। सो ये कंपोनेंट हमारा हो जाएगा dx, यहाँ हम दिखा देते हैं, ये कंपोनेंट बनेगा dx और ये कंपोनेंट बनेगा dy। ठीक है, ये कंपोनेंट हमारा हो जाएगा dy। ठीक है, सो ये dx हो गया, ये dy हो गया। अब dx और dy हमें अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन बदल रहा है। अगर फील्ड का डायरेक्शन सेम होता तो हमें अलग अलग करने का जरूरत नहीं होता। तो यहाँ से हम dx का वैल्यू लिख लेते हैं, dex का वैल्यू हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है शायद। dex का वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू de इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से dy का वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू de इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये dx और ये dy हो गया। तो सबसे पहले dx से शुरू करते हैं, dx लिखते हैं दैट इज इक्वल टू d cos थीटा। तो इस d का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा k dq बाई r स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब dq का वैल्यू और r का वैल्यू, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है, देखो चार्ज dq भी वेरिएबल है, r भी वेरी करेगा और थीटा भी वेरी करेगा। तो यहाँ से क्योंकि वेरिएबल जाता है तो हम चीजों को सिंगल वेरिएबल में लाते हैं, ये dq है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे dx दैट इज इक्वल टू k, dq का वैल्यू कितना है, dq का वैल्यू लैम्डा इंटू dy है। सो dq का वैल्यू लैम्डा इंटू dy इंटू कॉस थीटा बाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है ये देखो, हम लिख लेते हैं y बाई a इज इक्वल टू tan थीटा। तो y हमारा क्या हो जाएगा a tan थीटा। ठीक है, y a को इधर भेज देते हैं, तो dy लिख लेंगे दैट इज इक्वल टू a, tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ये क्लियर है, ये इसका डिफरेंशिएशन पता है? यस सर, है ना। सो dy यहाँ पे dy बाई डी थीटा कर दिए, तो a tan का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर, और थीटा को d थीटा को इधर भेज दिए, सो ये dy हो गया। दूसरा चीज और हम एक मान सकते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे a बाई r इज ऑल्सो इक्वल टू cos थीटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज cos थीटा। सो r इज इक्वल टू a बाई cos थीटा, और दिस इज इक्वल टू a sec थीटा। ये हो गया r का वैल्यू, मतलब हमें r भी सब्स्टिट्यूट करना है। r का वैल्यू हम रखेंगे दैट इज इक्वल टू a sec थीटा। ठीक है, अब ये सारा चीज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो dx हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू k लेमडा, dy का मतलब हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये हो गया cos थीटा बाई r स्क्वायर मतलब ये वाला r का वैल्यू रख दिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। एक a यहाँ से कट जाएगा और ये sec स्क्वायर थीटा कट गया, तो dx का वैल्यू आ गया इट इज इक्वल टू k लेमडा बाई a इंटू cos थीटा d थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा, और लिमिट कहां से कहां लेंगे, फिर से हमारा लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, ये लिमिट बताओ कहां से कहां,
90 से माइनस माइनस 90 से प्लस 90 है ना, क्योंकि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्लस 90 होगा और नीचे जाएंगे तो माइनस 90 होगा। तो ये हो जाएगा के लेमडा बाई ए, और कॉस थीटा डी थीटा इज साइन थीटा, तो फिर से जब इसको पुट करेंगे ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये माइनस 90 से प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2k लेमडा बाई ए। ये हो गया फील्ड एट पॉइंट पी। इसी तरह से EY जब देखेंगे, अगर हम DY को देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ DY, ठीक है, जब DY को तुम जोड़ोगे माइनस 90 से, ये थोड़ा सा करके देख लेना घर पे, ठीक है, जब इस DY को जोड़ोगे तो ये तुम्हारा जोड़ करके 0 आएगा। ये 0 इसलिए आएगा कि जैसे एक छोटा सा एलिमेंट हम इधर लें तो इसका भी फील्ड जो बनेगा इधर बनेगा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट इन दोनों का क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट इनका और इनका क्या होता जाएगा, कैंसिल। सिर्फ से बचेगा क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे जुड़ते चले जाएंगे बट वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण, इसको हम थोड़ा सा और लिख लिए। तुम लोग लिखना है क्या, लिखना है क्या, लिख लिया है? हाँ सर, लिख लिया सर। हाँ सर। मतलब फाइनल कंक्लूजन ये है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर रहेगा तो उसके कारण जो फील्ड होगा, पहले इसको लिख लो, अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो पहले। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े तब तक। हाँ सर। अब देखो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, मान लो, ठीक है, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो इन्फिनिटी तक जाता है, और अगर इसके ऊपर चार्ज है, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डला हुआ है लेमडा कूलम पर मीटर, तो इसके अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरह का होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर। आर मतलब आर या ए बोल दो, ए मतलब हुआ ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस ए। ठीक है, यहाँ पर अगर फील्ड देखेंगे तो ये फील्ड भी ऐसे ही होगा, ये मतलब रेडियल आउटवर्ड फील्ड होगा चारों तरफ। इस तरफ फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर का फील्ड इधर होगा, समझ गया। चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड की तरफ फील्ड रहेगा अगर ये इनफाइनाइटली लार्ज है तो। ठीक है, बट इसी से उल्टा अगर मान लो कि फाइनाइट साइज का होता, अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं होता, अगर ये फाइनाइट साइज का होता, मतलब कि ये वायर मान लो, जैसे मान लो कि ये वायर है, ये P पॉइंट से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है P पॉइंट से, है ना, ये P पॉइंट से शुरू होता है और इसके ऊपर चार्ज भरा हुआ है मान लो, ठीक है, लेमडा कूलम पर मीटर ऐसे चार्ज भरा हुआ है इस वायर पे। ये यहाँ से शुरू होके कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी तक, मतलब शुरुआत तो है बट इन्फिनिटी तक जाता है। अगर अब हम तुमसे बोले कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए डिस्टेंस दूर, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो फिर से कैलकुलेट करने का वही तरीका है। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, y डिस्टेंस दूर, ये एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये dy लेंगे, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा dq और dq हो जाएगा लेमडा इंटू dy। इस एलिमेंट के कारण जो फील्ड यहाँ पे बनेगा de, ठीक है, ये de हो जाएगा k dq बाई, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो r है तो इट इज r स्क्वायर। इस d का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा dx और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा dy। अब हम लिखेंगे dx दैट इज इक्वल टू dx इज de इंटू cos थीटा। इसी तरह से dy लिखेंगे, dy हम लिखेंगे de इंटू साइन थीटा। और जब इसको जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन का लिमिट d का वैल्यू यहाँ रख देना, dq का वैल्यू हो जाएगा लेमडा इंटू dy, और सारा सब्स्टिट्यूशन वैसे ही है बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, बस इसमें जब लिमिट हम पुट करेंगे
तो इसमें इंटीग्रेशन का लिमिट जो होगा cos थीटा डी थीटा जो आएगा वो 0 से लेके प्लस 90 डिग्री तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि जब इसको जोड़ोगे तो जो EX आएगा वो हम लिख देते हैं, EX आ जाएगा, तुम लोग करके देख लेना एक बार। ठीक है, ये हो जाएगा k लेमडा बाई a, और इसी तरह से जब EY भी निकालोगे तो EY भी यही आएगा k लेमडा बाई a, मतलब यहाँ पर EX भी रहेगा और EY भी रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में भी रहेगा EX और y डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड EY रहेगा। दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा, और टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा, मान लो ये पॉइंट O है, तो इस O पॉइंट पे टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा √2, टोटल रिजल्टेंट इस डायरेक्शन 45 डिग्री बनाएगा, दैट इज इक्वल टू √EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, है ना, EX स्क्वायर EY स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट O आ जाएगा दैट इज √2 k लेमडा बाई a न्यूटन पर कूलम। मतलब एक फाइनाइट है मतलब यहाँ पर जो अभी हमने बताया, यहाँ से a डिस्टेंस दूर फील्ड कैसे निकालेंगे, ये समझ में आया क्या? समझ में आया ये? ठीक है, dx हमारा हो जाएगा डेट इज इक्वल टू डी के जगह पे लिख देते हैं k dq बाई r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सो डी हमारा हो जाएगा dx इज इक्वल टू k कॉस थीटा dq बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इस बड़े वाले ट्राइंगल से देखो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा इस ट्राइंगल में, अगर देखे तो cos थीटा हो जाएगा बेस x बाई r बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो cos थीटा का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, सो dx हमारा यहाँ से बन जाएगा दैट इज इक्वल टू k cos थीटा मतलब हो गया x, है ना, कहाँ गया रे, dq छूट गया रे, dq इज इक्वल टू dq कितना था, dq को dq ही रहने दिए थे अपन यहाँ पे, है ना, k cos थीटा इज x बाई r का मतलब हो जाएगा यहाँ r क्यूब, और ये बच जाएगा dq। अब यहाँ पर देखो कि x क्या है, कांस्टेंट, r भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो x जो है ये कांस्टेंट है, कैपिटल R भी कांस्टेंट है, तो स्मॉल r भी क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, सो ये दूरी यहाँ सेंटर से P पॉइंट का दूरी x, ये कांस्टेंट, ये r भी कांस्टेंट, क्योंकि रिंग के हर पॉइंट से इस P पॉइंट का दूरी क्या रहेगा, बराबर। हर जगह से देखें, यहाँ से भी ये दूरी देखेंगे तो यहाँ से भी ये दूरी देखेंगे तो ये r ही रहेगा इस पॉइंट का। ठीक है, क्योंकि रिंग का प्लेन जो है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो ये dq इंटीग्रेट होगा, बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ex, और ex हमारा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू k, ये इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो जाएगा, कैपिटल Q x बाई r क्यूब, और r का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा k q x बाई r क्यूब, मतलब हो जाएगा x स्क्वायर r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, दिस इज ex। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। दिस इज द फील्ड, और EY तो क्या होगा, ये सारे वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो एक रिंग के एक्सिस पे जो फील्ड हो जाता है वो होता है kqx बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। एक है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो x का वैल्यू रहेगा kqx बाई x स्क्वायर r स्क्वायर पावर 3/2। समझ गया? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चार्ज रिंग का कहानी। इसके बाद आता है चार्ज डिस्क। ये रिंग समझ गए, तो ये चार्ज रिंग के बाद जो आता है वो बता दें, ये लिखना है क्या, लिख लिया सर। इसके बाद आता है चार्ज डिस्क। अब डिस्क का रिजल्ट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, देखो चार्ज डिस्क में क्या होता है कि ये हमारे पास मान लो एक बड़ा सा ऐसा, यहाँ पे नहीं आवा, एक चार्ज
डिस्क है इस तरह, ठीक है। ये चार्ज डिस्क है और इसके ऊपर चार्ज भरा हुआ है। इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर और रेडियस क्या है आर। दिस इज चार्ज डिस्क, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तीन तरह का चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एक होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और एक होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। समझ गया? तो ये सिग्मा, क्योंकि इसमें एरिया है, ये डिस्क है, ठीक है। क्योंकि इसमें एरिया है तो डिस्क के पास क्योंकि एरिया होता है तो इसलिए चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ये डिस्क को अगर हम देखें कैसे बना हुआ है, ये डिस्क हम बोल सकते हैं कि बना हुआ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स। तो इसमें अगर हम तुमसे बोले कि इस रिंग का, इस डिस्क का सेंटर O है और इसके सेंटर से एक डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पे फील्ड निकालो, ठीक है। अब जब फील्ड निकाल लेते हैं और अगर फोर्स बोले तो फोर्स बड़ा सिंपल होता है, दैट इज इक्वल टू Q टाइम्स E कर देते हैं या Q टाइम्स E कर देते हैं। जितना भी चार्ज यहाँ रखना उस Q इंटू यहाँ का P पॉइंट का फील्ड, समझ में आ। तो फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू Q टाइम्स E होता है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन, अगर हम फील्ड निकाल दिए तो फोर्स लिखना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब फील्ड निकालने के लिए क्या करें, ये जो डिस्क है एक्चुअली ये डिस्क क्या चीज से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स। तो हम क्या करते हैं, एक रिंग लेते हैं ऐसे पतला सा, इस रिंग का रेडियस मान लेते हैं क्या है स्मॉल आर, और इस रिंग का थिकनेस, इस रिंग का रेडियस स्मॉल आर है और इस रिंग का थिकनेस कितना है डी आर, ठीक है। इस रिंग का ये जो थिकनेस हुआ ये डी आर मान लेते हैं, ठीक है। तो इस रिंग का, अब हम सिर्फ इस रिंग का फिगर बना रहे हैं, ये जो रिंग हमने लिया पतला सा, ठीक है। इस रिंग का अगर फिगर बनाए, ये हमारा पतला सा रिंग है, इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसके सेंटर से ये पॉइंट जो है P पॉइंट x डिस्टेंस दूर है। अब अगर तुमसे बोले कि इस रिंग पे चार्ज कितना होगा, तो इस रिंग का रेडियस तो r है, ठीक है, थिकनेस dr है। सो हम चार्ज बोलेंगे dq इस चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रिंग। तो एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, इस रिंग को अगर सीधा कर दें, अगर हम इस रिंग को खोल के सीधा कर दें तो ये कितना लंबा रॉड बनेगा, ये एक रॉड बन जाएगा जिसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर और थिकनेस तो दिया हुआ है कितना dr। अगर इस रिंग को हम सीधा कर दें तो इसका थिकनेस तो dr है, ये dr रहेगा और लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। तो चार्ज इसके ऊपर कितना हो गया सिग्मा इंटू एरिया, एरिया मतलब लेंथ, लेंथ कितना है 2 पाई आर, इसका सरकमफेरेंस है 2 पाई आर और थिकनेस है dr। सो ये dq हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज dq। अब ये अगर चार्ज इस रिंग पे हमें पता है तो P पॉइंट पे जो फील्ड होगा, क्योंकि एक रिंग के कारण फील्ड अभी हम लोग लिखे थे, फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग इज इक्वल टू लिखे थे KQX बाई x स्क्वायर r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ऐसा भी हम लोगों ने डिराइव किया था। तो यही चीज हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। तो फील्ड अगर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज dq है, तो क्योंकि इस पे चार्ज dq है इसीलिए यहाँ पर फील्ड ये क्या हो जाएगा d। तो हम लिख देंगे ये फील्ड हो जाएगा d। तो फील्ड का वैल्यू हम लिख देते हैं d, दैट इज इक्वल टू k। यहाँ पे फील्ड EP के जगह पे d रहेगा और q के जगह पे dq रहेगा। x तो उतना ही है और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर r स्क्वायर, r के जगह पे यहाँ का रेडियस कितना है स्मॉल r, तो यहाँ पे r के जगह पे स्मॉल r स्क्वायर होल पावर 3/2 ऐसा लिख देंगे, ठीक है। दिस इज द फील्ड ड्यू टू दिस रिंग एट पॉइंट P। dq का वैल्यू हमें पता है सिग्मा इंटू 2 पाई आर dr। सो यहाँ लिख देते हैं DE एट पॉइंट P इज k dq, dq मतलब सिग्मा इंटू 2 पाई r dr इंटू x, ये x भी यहाँ पे है, बाई x स्क्वायर r स्क्वायर होल पावर
3/2। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं, थोड़ा और बड़ा करके समझाते हैं। ये जो फील्ड है इसको अब हम यहाँ लिखते हैं DE at point P comes out to be K सिग्मा 2 पाई x। ठीक है, ये कांस्टेंट चीजें हैं, इंटू RdR बाई x स्क्वायर R स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, ये K सिग्मा 2 पाई इंटू एक्स, K सिग्मा 2 पाई इंटू एक्स RdR, इसमें वेरिएबल क्योंकि K सिग्मा 2 पाई x, ये x भी कांस्टेंट है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, r का वैल्यू, इसमें r वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, r वेरिएबल है, r का वैल्यू 0 से कैपिटल R तक आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें लेना पड़ेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करो, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को y स्क्वायर मान लो, डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, प्लस R स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2R dr बाई dy इज इक्वल टू y स्क्वायर का 2y एंड dy बाई dy। ठीक है, और ये dy बाई dy 1 होता है, 2 कट जाएगा, तो यहां से हम देखेंगे r dr जो होगा इट इज y dy आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ r dr को क्या लिख देंगे, y dy। ठीक है, और x स्क्वायर r स्क्वायर हमारा क्या है, y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर का पावर 3/2, ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dy बाई y क्यूब, इसमें से फिर एक y कटेगा तो ये y स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y स्क्वायर dy जो हमारा होता है ये होता है -1/y। -1/y मतलब -1/y का मतलब यहाँ से क्या हुआ, √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा y का वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम r dr पर इतना का वैल्यू जो आएगा, E at point P जो आएगा ये आ जाएगा K सिग्मा 2 पाई x। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन r dr बाई इतना का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/√x स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट 0 से r तक, इस टर्म का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे समझाया है। ठीक है, इसको हम लाल रंग से ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, इतना जो इंटीग्रेशन का टर्म है इसको, अरे तो बड़ा खराब है, ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने तुम्हें, ये वाला जो टर्म है इंटीग्रेशन, इसको समझ लो, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करा पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला, इंटीग्रेशन ऑफ y dy बाई y क्यूब, ये और ये तो कट ही गया था, तो इस पूरे टर्म का ये जो इंटीग्रेशन के अंदर है उसका इंटीग्रेशन जो आया वो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा k सिग्मा 2 पाई x, और जब लिमिट पुट करेंगे क्योंकि माइनस है तो पहले 0 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/x -1/√x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये थोड़ा सा करके देख लेना बैठ के। ठीक है, सो ये अब ठीक है, अब ये जो है k का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो k का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा करते हैं, इस k का वैल्यू हम कितना रख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पाई और पाई कट जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, और x को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, तो फील्ड आ जाएगा सिग्मा, दूसरे कलर से लिखते हैं सिग्मा बाई, ये सिग्मा, ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x बाई √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाय √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये जो x था इसको हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो x बाय x क्या हो गया 1, और ये हो गया x बाय √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सर? हाँ सर। ठीक है, इसको लिख लेना,
ठीक है, तो ये तो हो गया फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि इस फील्ड का एक्चुअली हम लोग करते क्या है। इसमें एक चीज और है जो थोड़ा हम बताना चाहते हैं, बता दें? हाँ सर। ओमनेट। देखो, जब ये फील्ड का एक्सप्रेशन लिखे, अब हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं। फील्ड हमने लिख लिया E एट पॉइंट P जो लिखा हमने, ठीक है, फील्ड जो लिखा, फील्ड हमारा आया डिस्क के एक्सिस पे, जो फील्ड आया वो आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई रूट ओवर x स्क्वायर r स्क्वायर, ऐसे ही आया। अगर हम बोले इफ, ठीक है, इफ x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो का मतलब कि अगर हम एक्सिस के बहुत नजदीक है, डिस्क के एक्सिस के बहुत नजदीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है कि मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास चार्ज डिस्क है और हम इस चार्ज डिस्क के बहुत नजदीक है, ये डिस्क है, ठीक है, और हम डिस्क के सेंटर के बहुत नजदीक है, ठीक है, तो x करीब करीब क्या हो गया, ये जो x था ये x करीब करीब क्या है, 0। तो x जब 0 होगा तो फील्ड क्या हो जाएगा, फील्ड इज एक्चुअली सिग्मा, फील्ड हो जाएगा दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कि अगर हम डिस्क के बहुत नजदीक है, डिस्क के बहुत नजदीक है मतलब ये डिस्क हमारे लिए क्या हो गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है। उसी तरह से दूसरा केस इफ, ठीक है, इफ r टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, इफ r टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, इफ r टेंड्स टू इंफिनिटी अगर है, ठीक है, मतलब r क्या हो गया, ये डिस्क का रेडियस क्या हो गया, बहुत बड़ा। अगर r टेंड्स टू इंफिनिटी है, ठीक है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा डिस्क हो गया, और अगर ये बहुत बड़ा डिस्क है इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लार्ज सीट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस डिस्क का साइज बहुत बड़ा हो गया, दिस इज अ, ठीक है, ये बहुत बड़ा सीट हो जाएगा, और उस केस में अगर r इनफाइनाइटली बढ़ ज्यादा हुआ तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बात समझ में आ? मतलब एक ये हुआ कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा सीट है, इस तरह का एक बहुत बड़ा सीट है, इसको 4 सीट बोलते हैं, अगर इस 4 सीट के, ठीक है, ये इधर भी वाइड है और लंबा भी इनफाइनाइट तक, तो इसके आसपास में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर और इस तरफ इधर। इस सीट को नॉर्मली हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं कि ये सीट है और इसके तरफ एक तरफ चार्ज, और अगर इसके एक तरफ चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो जाता है इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड वाइड सीट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज सीट, ठीक है। तो ये तो हो गया फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट। अब आज के लिए इतने काफी है। अब इसके बाद तुम लोग का एक दो डाउट बोल रहे थे कि प्रैक्टिस का डीसीटी में जो डाउट है वो बता दो। हाँ सर, क्वेश्चन 6 और 7 प्रैक्टिस खोल लें, तुम लोग का डाउट हाँ देखो, सर, बोलो जल्दी जल्दी बोलो जरा, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? 6th और 7th। 6th क्वेश्चन है ना, एक मिनट हाँ सर, क्या है रे क्वेश्चन, अपने पैकेज वाले में ना? हाँ सर। 6 क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, यही ना? देखो रेडियस जो होता है, ये न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर मान लो Z है, प्रोटॉन है ना, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो होता है 0.53 n स्क्वायर बाई Z, ये जानते हो? हाँ सर, हाँ सर, ये तुम पढ़े होगे बोर थ्योरी में। हाँ सर। रेडियस इज 0.53 n स्क्वायर बाई Z। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा है फर्स्ट बोर ऑर्बिट में, अगर फर्स्ट बोर ऑर्बिट में है एक इलेक्ट्रॉन
तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, F दैट इज इक्वल टू K। Q1 क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना है, Ze, तो Q1 हो जाएगा Z इंटू ई, है ना। Z एटॉमिक नंबर होता है और E जो है चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E हो गया बाय रेडियस R1, ठीक है। और इसी तरह से सेकंड बोर ऑर्बिट में अगर गया, सेकंड में है ना, एंड इन द प्रोटॉन सेकंड बोर ऑर्बिट, ठीक है। जब सेकंड बोर ऑर्बिट में होगा तो F2 हो जाएगा K Q1, Q1 तो Z ही रहेगा और चार्ज और यही रहेगा और रेडियस क्या हो जाएगा R2। अब R1 का जो वैल्यू है 0.53, R1 क्या हो जाएगा, N क्या हो जाएगा रे 1 बाई Z, है ना। तो ये 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया और R2 क्या हो जाएगा 0.53 इंटू यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बाई Z, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा R1 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ये C है, तो ये क्या हो जाएगा 4C। 0.53 बाई Z को अगर C मान लें तो ये क्या हो जाएगा 4C। तो ये R1 है ना, F ये स्क्वायर होता है यहाँ पे, एक्चुअली स्क्वायर छूट गया मेरे से, तो ये हो जाएगा, ठीक है, KZEE बाई C स्क्वायर और ये हो जाएगा KZEE बाई R2 कितना है 4C, तो ये हो जाएगा 16C स्क्वायर। सो F2 हमारा हो जाएगा F बाई 16। ये समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया, समझ में आया। बस ये R2 जो होगा ना 4 टाइम्स R1 हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1। क्लियर है? हाँ सर। और कौन सा है? इसके अगला वाला 7th। देखो 7 तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें बताए थे कि किसी भी मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वैक्यूम का कितना होता है 8.85 into 10 to power -12 किसी भी, और इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर या K फॉर वैक्यूम कितना होता है, इट इज 1। वैक्यूम से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के बराबर हो, एयर क्या है वैक्यूम है, ठीक है। जैसे पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 80। सो किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा मिनिमम 1 होता है, एंड K फॉर एनी मटेरियल इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम का मिनिमम होता है और बाकी हर चीज का उससे ज्यादा होता है। जैसे पानी का 80 होता है, मेटल का इनफाइनाइट होता है, ग्लास का कुछ और होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मटेरियल का कम से कम, ठीक है, 1 या 1 से ज्यादा हो सकता है। तो इसमें आंसर जो होगा, देखो -1 तो हो ही नहीं सकता, -1 K का वैल्यू नहीं हो सकता, K का वैल्यू 0.5 भी नहीं हो सकता, ठीक है। K का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता, K का वैल्यू 5 हो सकता है, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 1। बात समझ में क्या? हाँ सर आ गई। ठीक है, आगे बस सर हो गए, बाकी कर लिए पूरे? हाँ सर। अरे वाह, और कोई डाउट है तो बता दो। ये 15 क्वेश्चन था। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब सेकंड जो हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े और SC वर्मा भी तुम लोग को भेज दिया, तो उसमें एक्सरसाइज जो है SC वर्मा का एक्सरसाइज देखना सर। हाँ